हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीजगणित के दूसरे भाग को। अब देखिए बीजीय व्यंजक की पढ़ाई हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पद के। पद यानी कहने का मतलब है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। कोई भी व्यंजक जो होता है उसमें पद होते हैं। कई बार कि एक व्यंजक में केवल मात्र तो एक पद होता है, कभी एक से अधिक पद हो सकते हैं, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, उससे भी अधिक 100 पद या उससे भी अधिक पद हो सकते हैं। अब रही बात किसी एक व्यंजक में कितने पद हैं, हम इनकी पहचान कैसे करें? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संबंधित व्यंजक का संक्षिप्त रूप ज्ञात करना होगा। यानी कहने का मतलब है उनका बिल्कुल सरलीकरण कर लीजिए आप। जैसे यहाँ पर जो भी व्यंजक आप लोगों को दिख रहा है वो अपने सरलीकृत रूप में है, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका और शॉर्टकट नहीं हो सकता है। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर व्यंजक के कुछ उदाहरण हम लोग लिए हैं, 4-5 उदाहरण। तो इसमें पहला व्यंजक को हम चुनेंगे। तो याद रखिएगा व्यंजक में पद परिवर्तन कब होता है ना, व्यंजक में पद परिवर्तन कब होता है? तो ख्याल रखिएगा जब भी देखोगे किसी एक व्यंजक में जोड़ या फिर घटाव का काम होने लगे तो उस स्थिति में जुड़े जाने वाली संख्याएं या घटाए जाने वाली जो संख्याएं होगी वो अलग अलग पद के उदाहरण को प्रस्तुत करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 + x नाम का जो व्यंजक देख रहे हो, इसके कहने का अर्थ या तात्पर्य क्या है? 1 + x का अर्थ है संख्या 1 में x की राशि को जोड़िए। 1 + x का ही अर्थ है संख्या 1 में x की राशि को जोड़िए, या फिर आप इसको पलट कर भी कर सकते हो, x में संख्या 1 को जोड़िए। तो इसमें जुड़ने वाली जो अलग अलग संख्याएं हैं या प्रत्येक संख्या है वह अलग अलग पद के उदाहरण को प्रस्तुत कर रही है। तो यानी कहने का मतलब है इसमें 1 पहला पद हो गया और उसके साथ जुड़ने वाली जो x की राशि है वह दूसरा पद हो गया। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 2 पद है। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर 2 पद हो गए। तो ख्याल रखिएगा ऐसे व्यंजक जिसमें 2 पद हो उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? द्विपदी व्यंजक के नाम से जानेंगे। तो ये कौन सा व्यंजक हो गया? द्विपदी व्यंजक। इस प्रकार से हम लोग पदों की संख्या के आधार पर व्यंजक का नामकरण कर सकते हैं। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, 4 पदों वाला व्यंजक, 5 पदों वाला व्यंजक, 10 पदों वाला व्यंजक, 50 पदों वाला व्यंजक, 100 पदों वाला व्यंजक, 1000 पदों वाला व्यंजक, इत्यादि इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग दूसरे नंबर का जो व्यंजक देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर के व्यंजक में क्या बताया जा रहा है? 2 - y। तो क्या रखिएगा 2 - y कहने का अर्थ क्या हो गया? संख्या 2 में से y की राशि को घटाइए या माइनस कीजिए। तो उस स्थिति में यहाँ पर की प्रत्येक संख्या एक एक पद का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। यानी यहाँ पर संख्या 2 पहला पद हो जाएगी और संख्या y जो देख रहे हो वो दूसरा पद हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस व्यंजक में भी 2 पद हैं, तो इसका भी नामकरण आप लोग द्विपदी व्यंजक के रूप में करेंगे। द्विपदी व्यंजक। अब नीचे के उदाहरण में आ जाएंगे 0.7m। अब इस व्यंजक में पदों की संख्या के लिए लेते हैं। तो 0.7m में कोई विद्यार्थी कहेंगे यहाँ पर भी 2 पद हैं, पहला पद हो गया 0.7 और दूसरा पद हो जाएगा m। तो ऐसा सोचना गलत होगा, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि 0.7m का जो निर्माण हुआ है 0.7 + m से नहीं हुआ है और 0.7 - m से भी नहीं हुआ है, उनका निर्माण हुआ 0.7 × m से। तो क्या बताया अभी कि जब भी कोई 2 संख्याएं आपस में जुड़ती है या फिर आपस में घटती है तो उस स्थिति में जोड़ने वाले या फिर कह सकते हो घटाई जाने वाली प्रत्येक संख्याएं जो होगी वो अलग अलग पद का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर क्या 0.7 और m के बीच का जो रिलेशन या संबंध है क्या जोड़ या घटाव वाला है? क्या नहीं है, गुणा वाला संबंध है। तो गुणा के रिलेशन में या गुणा के संबंध में या भाग के संबंध में पद परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके चलते 0.7m को आप लोग अलग अलग पद नहीं मानेंगे, उनको एक ही पद के अंतर्गत गिनोगे और इस प्रकार से ये व्यंजक एक पदी व्यंजक कहलाएगा, एक पदी व्यंजक हो गया। और ढंग से √3/z। तो इसमें क्या देख रहे हैं, √3 और z के बीच में न तो जोड़ का काम है न तो घटाव का काम है, बल्कि यहाँ पर भाग के काम है, बट्टा मन भाग के काम है। तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा, इसको भी एक पदी व्यंजक कहा जाएगा, एक पदी व्यंजक है। अब हम लोग अगला उदाहरण में जाएंगे। इस व्यंजक में देखिए सबसे शॉर्टकट फॉर्म में ये व्यंजक प्राप्त हुआ। तो यहाँ कुल मिलाकर क्या देखते हैं कि कहा जा रहा है 3 + y - √3 + 9z। तो यहाँ कहने का मतलब है संख्या 3 में y की राशि को जोड़िए, फिर उसमें घटाइए √3 की राशि को, फिर उसमें जोड़िए 9z को। तो यहाँ पर जोड़े जाने वाली या घटाई जाने वाली कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं जिनके बीच में जोड़ का संबंध है या फिर घटाव का संबंध है? तो एक हो जाएगा 3, दूसरी हो जाएगी 3 में जोड़ रहे हो आप y को, तो 3 हो गया पहला पद, जुड़े जाने वाली राशि y वो हो गई दूसरे पद।
अब उसमें फिर घटा रहे हो √3 को, तो ये हो जाएगा उसका तीसरा पद। फिर उसमें जोड़ रहे हो 9z को, तो इस प्रकार से 9z हो गया चौथा पद। तो कुल मिलाकर इस व्यंजक में कितने पद हो गए? 4 पद हो गए, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 4 पदों वाला व्यंजक। समझ गए? अब कोई विद्यार्थी क्या देंगे 9 और z को अलग अलग पद मानी, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 और z के बीच में जोड़ का संबंध नहीं है, घटाव का संबंध नहीं है, गुणा का संबंध है, और गुणा और भाग में पद परिवर्तन नहीं होता, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ये एक पद के अंतर्गत आ जाएंगे, 9z अलग अलग नहीं, एक पद के अंतर्गत आएंगे, और कुल मिलाकर इसमें देखिए 4 पद हो गए। तो 4 पदों वाला व्यंजक या चतुर्पदी व्यंजक कह सकते हो। अब हम लोग नीचे एक उदाहरण में आएंगे। इसमें क्या देख रहे हो? 7y + 4 -z + 1/√2। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर कितने पद हैं? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसमें 4 पद। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हम लोग व्यंजकों को पदों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और उनका नामकरण फिर उसी प्रकार से हो जाता है कि एक व्यंजक में जो पद होते हैं तो उस पदों के चिन्ह का निर्णय हम लोग कैसे करते हैं। तो ख्याल रखोगे, बीजगणित में जो व्यंजक बनते हैं वह 2 या 2 से अधिक चर और अचर संख्याओं के बीच में गणितीय संक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग व्यंजक के कुछ उदाहरण ले लेंगे, जैसे 4 + 7z - 9y + 1/p। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्यंजक का एक उदाहरण रखा है। इस व्यंजक में क्या देख रहे हो? कुल मिलाकर कितने पद हैं? तो देखो 4 में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है 7 जोड़ को, तो 4 हो जाएगा पहला पद, उसमें जुड़ने वाली जो दूसरी संख्या है 7z वो होगी इसका दूसरा पद। उसके बाद 9y को घटाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा तीसरा पद, और फिर उसमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा है 1/p को, तो ये हो जाएगा उसका चौथा पद। यानी यह व्यंजक का 4 पदीय व्यंजक का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो 4 पदों के ये जो व्यंजक है उसमें जो अलग अलग पद है उसके चिन्ह कौन कौन से हैं? तो ख्याल रखिएगा, किसी भी व्यंजक में जो पद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो धनात्मक पद या पॉजिटिव टर्म्स कहिए, और दूसरा होता है ऋणात्मक पद या फिर नेगेटिव टर्म्स कहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस व्यंजक के जो पद में से, इस व्यंजक के पदों में से कौन कौन से पद धनात्मक पद हैं, कौन कौन से पद ऋणात्मक पद हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ख्याल रखिएगा, कोई भी पद का जो चिन्ह होता है वो उसके आगे की ओर होता है, और वो चिन्ह या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 1/p का जो पद देख रहे हैं उसका चिन्ह उसका आगे की ओर दिखेगा, वह आपका प्लस यानी धनात्मक पद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9y का जो चिन्ह है आगे क्या है? माइनस है, तो 9y वह एक ऋणात्मक पद या नेगेटिव टर्म्स है। उस प्रकार से 7z का जो चिन्ह है वो उसके आगे तरफ प्लस के रूप में दिख रहा है, यानी पॉजिटिव टर्म्स है। फिर 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब वो पॉजिटिव टर्म्स है या धनात्मक पद है। ठीक है, यानी इस 4 पदों के व्यंजक में आपके 3 पद धनात्मक हुए, 1 पद ऋणात्मक हो गए। समझ पाए? इस प्रकार से एक दूसरा जो है व्यंजक ले लें आप। दूसरा व्यंजक ले लेंगे x - y + z - 3m + 7b। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस व्यंजक में कुल मिलाकर पदों की अगर गिनती करें तो 5 हैं। उसमें से पहला पद है x में घटाया जा रहा है y को, तो y हो जाएगा इसका दूसरा पद। उसमें फिर जोड़ा जा रहा है z को, तो ये हो उसका तीसरा पद। फिर उसमें घटाया जा रहा है 7m को, ये हो जाएगा उसका चौथा पद, और 7b की राशि ये हो जाएगा उसका 5वां पद। यानी यह 5 पदों का व्यंजक है या पंचपदीय व्यंजक है। इसमें आने वाले प्रत्येक पदों का चिन्ह आपको आगे की ओर मिलेगा। जैसे 7b का चिन्ह प्लस में है, यानी यह एक धनात्मक पद है। 3m का चिन्ह माइनस में है, मानी यह एक ऋणात्मक पद है। z का चिन्ह प्लस में है, माने धनात्मक पद है। y का चिन्ह माइनस में है, माने ऋणात्मक पद है। फिर x का पद कुछ नहीं माने प्लस में है, यानी यह भी एक धनात्मक पद है। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, पदों का चिन्ह तो देख लिए, पदों का चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल कर लिए। अब हम लोग इससे आगे पदों के गुणांक के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो पदों के गुणांक को कैसे प्राप्त करेंगे, तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर के उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो सेकंड नंबर में जो आपको व्यंजक दिख रहा है, तो इतना व्यंजक x - y + z - 3m + 7b के पद और उनके गुणांक की बात करेंगे, कौन कौन सी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप एक कॉलम बना लोगे। उस कॉलम के एक हेडिंग में एक तरफ पद रहेंगे, दूसरा तरफ रह जाएंगे क्या ना उनके गुणांक रह जाएंगे। यहाँ पर गुणांक करेंगे। ठीक है, 3 कॉलम बना लोगे, एक होगा पद, बीच वाला खाली रखिएगा, और थर्ड वाला गुणांक का कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो जाएगा -y। चिन्ह सहित लिखोगे, जैसे x का चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस है। याद रखिएगा, किसी भी व्यंजक का अगर पहला पद धनात्मक हो तो सामान्य तौर पर उसका चिन्ह यहाँ पर शामिल नहीं रहता है, तो इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, पहला पद धनात्मक है। तो x का जो है
पद पहला पद हो गया माइनस वाई दूसरा पद हो गया, यहाँ जेड का चिन्ह प्लस है, आप नहीं भी लिखेंगे तो जेड का चिन्ह यहाँ पर क्या माना जाएगा प्लस में। तीसरा के बाद चौथा पद हो गया -3m और पांचवा पद हो जाएगा 7b। तो इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 5 पद हो गए। अगर हम लोग इन पांचों पदों को विस्तार रूप में लिखना चाहेंगे कि गुणा के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x के आगे गुणा के रूप में कुछ नहीं, मतलब 1 की राशि है, माने x को हम लोग चाहेंगे तो 1 × x लिख सकते हैं ना। y को कैसे लिख सकते हैं, -1 × y लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 1 × y 1y हो जाएगा, ठीक है। z है तो z के आगे गुणा के रूप में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो 1 × y के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई कहेंगे -3 में, उसको कैसे लिखेंगे तो -3 × m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 7b को, या कोई कह देंगे नहीं 7 बाई, यहाँ पर कर देंगे 7/13b कर दीजिए आप, तो चलिए आपके डिमांड के अनुसार उसको 7/13b कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 7/13 × b के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या रखिएगा, किसी भी पद में चर राशि के साथ गुणा होने वाली जो अचर राशि होती है वो संबंधित पद का गुणांक कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है पहला जो पद है 1x या x का, इसमें चर राशि x है, उनके साथ गुणा होने वाली जो अचर राशि है 1, तो इस 1 को क्या बोलेंगे, पहला पद का गुणांक बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा पद का गुणांक कैसे देखेंगे, तो दूसरा पद है -y, उसको अगर लिखेंगे तो -1 × y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाली चर राशि है x, तो x यहाँ पर आने वाली चर राशि है y, तो उनके साथ गुणा होने वाली जो अचर राशि है -1, उसको हम लोग दूसरे पद का गुणांक कह देंगे, ये दूसरे पद का गुणांक हो गया। तीसरा पद कौन सा है, z, जिसको हम लोग व्यक्त किए हैं 1 × z के रूप में। तो यहाँ ध्यान रखोगे कि z के साथ गुणा होने वाली जो अचर राशि वो कितनी है 1, तो यानी तीसरे पद z का भी गुणांक कितना हो गया 1 हो गया। चौथा पद कौन सा है -3m, उसको गुणा के रूप में व्यक्त किए हैं -3 × m, तो यहाँ चर राशि है m, तो चर राशि m के साथ गुणा होने वाली जो अचर राशि है -3, वो क्या होगा, चौथा पद -3m का गुणांक होगा, ठीक है। अब अगला पद कौन सा है 7/13b, तो 7/13b कैसे बना है, 7/13 × b से बना है, तो उसमें b के साथ गुणे होने वाली जो संख्या है अचर संख्या कौन सी है 7/13 है, तो ये उसका गुणांक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस व्यंजक के प्रत्येक पद और उनके गुणांकों को प्राप्त करने में सफल हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रोज में हम लोग ठीक इससे आगे की पढ़ाई को लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं तक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।